नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम जो हमारा जेईएन का बैच होने वाला है टेक्निकल क्लासेस का, उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपन जेईएन की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और किस प्रकार से अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के साथ डील करने वाले हैं। दोस्तों, अपना जो ये बैच है, कॉम्बो बैच है, इसमें आपके आरएसएम एसएसबी जेईएन की जो भर्ती निकली हुई है राजस्थान की, उसके साथ साथ अपने एसएससी जेईएन और रेलवे जेईएन के लिए भी आपकी टेक्निकल क्लासेस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ विद्यार्थियों के डाउट है जो कि मेरे से लास्ट सेशन के दौरान पूछे गए थे, उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने टेक्निकल क्लासेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि किस प्रकार से अपन तैयारी करने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्टों को अपन पढ़ने वाले हैं, तो एक बार जिसको भी जेईएन की अच्छे से तैयारी करना है वो वीडियो जरूर देखें। जिसने भी नहीं देखा हुआ, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। अपन के जेईएन टेक्निकल क्लासेस के नाम से प्ले लिस्ट बन गई है, तो उस जेईएन टेक्निकल क्लासेस के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अपन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, आपके कमेंट के मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा कि सर, आप केवल राजस्थान में जो जेईएन की भर्ती निकली हुई है आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा, केवल उसी की तैयारी कराओ और उसी के सब्जेक्ट पढ़ाओ। आप तो टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें तो 8 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो यह है, अपन पहले उन्हीं 8 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो राजस्थान में जो जेईएन की भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस में। पहले उन्हीं 8 सब्जेक्ट को अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो एसएससी जेईएन के सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे, फिर रेलवे जेईएन में जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ ये नहीं कि अपन राजस्थान जेईएन की अलग कोचिंग करें, एसएससी जेईएन की अलग कोचिंग करें, रेलवे जेईएन की अलग कोचिंग करें। तो दोस्तों, पूरा टेक्निकल का पैकेज एक साथ ही हो जाए तो बढ़िया है ना। अलग अलग पीस देने की जगह एक ही पीस में सारा काम हो जाए। केवल राजस्थान जेईएन की कोचिंग होगी तो उसकी तब भी फीस तो यही रहेगी। ठीक है, टेक्निकल की कोचिंग की फीस इससे कम तो नहीं हो सकती। वो तो पहले 15 से 18 हज़ार फीस होती है, अपने यहाँ तो 5,000 ही है। ठीक है, 5500 ही है। 31 जनवरी तक तो डिस्काउंट है, तो 4,950 रुपये में आप कोर्स खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो कोचिंग होगी वो तीनों एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बार बार कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो विद्यार्थी मेरे को कमेंट कर रहा था केवल राजस्थान जेईएन की कोचिंग कराओ, तो वह कोचिंग तो केवल यहाँ संभव नहीं हो पाएगी, उसकी तो ऑलरेडी हो ही रही है। पहले अपन राजस्थान जेईएन की वैकेंसी के ही सिलेबस कवर करेंगे। उसमें 8 सब्जेक्ट है, तो पहले उन 8 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बाद में बाकी के सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। एक कमेंट आया था कि सर, आप बीच में छोड़ के तो मत भग जाओगे ना, पैसे खा के तो नहीं भग जाओगे ना, एक तो हम बैच ज्वाइन कर ले, खरीद लें। तो भैया, आज दिन तक का इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड है, 6-7 साल से हमें कोचिंग चला रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करते, हम पैसे खा के नहीं भगते, बल्कि स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में खूब पैसे खा के भगे हमारे। ठीक है, हालांकि भगना नहीं चाहिए था उन्हें भी, लेकिन उनसे हम बार बार भी कहाँ तक कहें। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस का जो फेसबुक पेज है उस पर मेरा एड्रेस, कोचिंग का एड्रेस वगैरह सब कुछ दिए हुए है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। उस एड्रेस पर आप चले आना अगर मैं पैसे खा के भग जाऊँ तो। ठीक है, तो हालांकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो मेरे से पहले बार पढ़ रहे हैं, जो मेरे को जानते नहीं है, उनके दिमाग में बातें आ सकती है। बहुत से विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो कृपया कमेंट करके उन्हें बताएं कि सर ऐसे ही क्या, या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा आएगा जो पैसे खा के बच सकते हैं। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों से जो मेरे से पढ़ चुके हैं फ्यूचर में, या जो मेरे से पढ़ रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं ऐसे विद्यार्थियों को कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसे खा के भग सकता है क्या। ठीक है, तो उसका भी मैंने रिप्लाई कर दिया। अब दोस्तों, अगर मान लो केवल अपन जेईएन की तैयारी करते हैं तो जेईएन की अलग कोचिंग करो, फिर एसएससी जेईएन का पेपर आता तो उसकी अलग कोचिंग करो, फिर रेलवे जेईएन की वैकेंसी आती है तो उसकी अलग कोचिंग करो। तो जिससे बढ़िया ना एक ही कोचिंग में सब कुछ हो जाए। पहले अपन राजस्थान जेईएन की तैयारी कर लेंगे, उसके सब्जेक्ट कवर करेंगे, उसके बाद अपन एसएससी जेईएन और रेलवे जेईएन के बाद में पढ़ेंगे। अभी वो वैकेंसी आई भी नहीं, इसके बाद एसएससी जेईएन की वैकेंसी आएगी और उसके बाद रेलवे जेईएन की आएगी। हो सकता है रेलवे जेईएन की पहले आ जाए, एसएससी जेईएन की बाद में जाए, लेकिन कुछ ही समय बाद वो वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो पहले अपन राजस्थान जेईएन की भर्ती का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसकी टेंशन आप मत करो, और वो तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम मई में
राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम मई में है, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। अपना कोर्स राजस्थान जेईएन का तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, 30 मार्च तक। उसके बाद फिर अपन एसएससी जेईएन या रेलवे जेईएन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जे केवल राजस्थान जेईएन की तैयारी करना चाहता है उसका कोर्स तो 30 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थी करेंगे सर हम नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़े, टेक्निकल तो यहाँ से पढ़ लेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन टेक्निकल आपसे को कहाँ से पढ़ना है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत से विद्यार्थी वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो पहले पिछला वाला वीडियो तो पूरा देखो यार, ठीक है। तो लगभग यही डाउट थे सभी के कि पहले RSM SSC जेईएन की तैयारी करो, तो पहले उसी के सिलेबस को अपन कवर करेंगे, बाद में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल करो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल प्ले स्टोर पर भी दे रखा है। और अपना कंप्लीट सिलेबस का टेक्निकल क्लासेस का बैच स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ऐप के अंदर वो बैच आपको नज़र आ जाएगा और रोजाना टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस उसमें डलती रहेगी। आज अपन डेमो क्लासेस नंबर 1 स्टार्ट करें। 3 से 4 डेमो क्लासेस यूट्यूब पे होगी, 3 डेमो क्लासेस यूट्यूब पे होगी। उसके बाद अपनी सारी क्लासें कहाँ चलेगी, ऐप के अंदर चलेगी। हालांकि जो मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें तो डेमो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो सब जानते हैं कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे। लेकिन जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं उनके लिए डेमो क्लास लाई गई है। तो 3 डेमो क्लासेस यूट्यूब पे आएगी। उसके बाद अपना बैच कहाँ चलेगा, एप्लीकेशन के अंदर चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो तीनों सब्जेक्ट, तीनों भर्तियों को मिला के SSC जेईएन, राजस्थान जेईएन और रेलवे जेईएन, इनको मिलाकर अपन 15 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और राजस्थान जेईएन में मात्र 8 सब्जेक्ट है, तो पहले उन 8 सब्जेक्टों को कवर करेंगे। और राजस्थान जेईएन की वैकेंसी का फॉर्म ऑल इंडिया का स्टूडेंट भर सकता है, ऑल इंडिया का स्टूडेंट उसकी तैयारी कर सकता है। और SSC जेईएन, रेलवे जेईएन तो ऑलरेडी इंडिया लेवल पे वैकेंसीज है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट अपन को पढ़ना है और किस प्रकार से उस बैच को ज्वाइन करना है, किस प्रकार से अपन को आगे की क्लासेस लेनी है, किस प्रकार से अपन को नोट्स मिलेंगे, ये सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर भी यदि कोई डाउट आपको तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, फिर आपके समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले टेक्निकल क्लासेस की। उस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस सब्जेक्ट से आते हैं। चाहे दोस्तों वो राजस्थान जेईएन की भर्ती हो, चाहे SSC जेईएन हो, चाहे रेलवे जेईएन हो, या अदर स्टेट में जो भी जेईएन का एग्जाम होता है, या जयपुर मेट्रो, रेलवे मेट्रो, PSU का जो भी एग्जाम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सभी में थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में लगभग थर्मोडायनेमिक्स के दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है दोस्तों इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अपन सोम पढ़ेंगे, सोम के बाद FM पढ़ेंगे, फिर लगातार 1 बाय 1 अलग अलग सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो अपनी ये कोचिंग होगी ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे, क्योंकि दोस्तों बीटेक तो इंग्लिश में होती है और बीटेक में इंग्लिश की कोचिंग जो होती है कंपटीशन की, वो भी इंग्लिश में करने ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को इंग्लिश समझ में नहीं आती इतनी, क्योंकि पॉलिटेक्निक हिंदी में भी होती है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए अपन ये जेईएन की कोचिंग स्टार्ट करें। मौका मिला आगे तो बीटेक वालों के लिए इंग्लिश में भी करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन इस सेशन में तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के बीच में जो भी जेईएन की तैयारी करना चाहता है वहाँ पे अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, किसे अपन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, नाम से पता चल रहा है दोस्तों। थर्मो का मतलब होता है हीट, ऊष्मा। क्या होता है, हीट, यानी हिंदी में बोले तो ऊष्मा। इस हीट को दोस्तों अपन एनर्जी की फॉर्म में भी जान सकते हैं। एनर्जी बोले तो ऊर्जा। ऊष्मा और ऊर्जा एक ही रूप है। और दोस्तों ऊर्जा को अपन कार्य के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, हालांकि अलग अलग है, तीनों क्वांटिटी अलग है, ऊष्मा अलग है, एनर्जी अलग है, कार्य अलग है, लेकिन ये एक ही रूप में है, ठीक है। तो अपन बात करें थर्मो का मतलब हीट यानी ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या होता है, मोशन यानी गति। यदि दोस्तों ऊष्मा गति करे
या ऊर्जा गति करे या कार्य गति करे। अगर इन तीनों में मोशन हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, वर्क का ट्रांसफर हो या हीट का ट्रांसफर हो। मोशन का मतलब क्या होगा, वो ट्रांसफर होगी तभी तो मोशन करेगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तभी तो ट्रांसफर और तभी मोशन। तो यदि हीट का यानी ऊष्मा का मोशन हो, गति हो, तो उसको कहते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा गति की। ऊष्मा क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर अपन ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, ऊष्मा गतिकी किसे कहते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो अगर हीट मोशन करे, गति करे, तो इसको क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। तो इस चैप्टर का थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसका पहला टॉपिक ही क्या है अपना, वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जिसे हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा गतिकी। क्या बोला जाता है, ऊष्मा गतिकी। तो सबसे पहले तो बात करें अपन ऊष्मा गतिकी की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो जो भी अपन बोर्ड के पैनल पे लिखेंगे, इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, यदि ऊष्मा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, यदि ऊष्मा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, स्थिति में परिवर्तन करे, यदि ऊष्मा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, अर्थात गति करे, तो इस स्थिति को ऊष्मा गतिकी कहा जाता है, ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात होगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मा गतिकी की, कि यदि जो ऊष्मा है वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। अपनी स्थिति में परिवर्तन कब करेगी, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, अर्थात मोशन करेगी, यानी हीट का ट्रांसफर होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाएगा। और उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो बना है वह है सिस्टम। क्या है दोस्तों, सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है तंत्र। अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। अब दोस्तों जैसे ये रूम है जिसमें आपको मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बात करूँ ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा ऐसी है, ऊष्मा वैसी है, ऊष्मा की प्रॉपर्टी ये है, ऊष्मा के गुण धर्म ये है, ऊष्मा का ताप इतना है, ऊष्मा का प्रेशर इतना है, ऊष्मा का टेम्परेचर इतना है। तो मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, ऊष्मा के बारे में कर रहा हूँ, हीट के बारे में कर रहा हूँ, और इस कमरे के अंदर पैक होके कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा कमरा है जिसके अंदर मैं हीट के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये पूरा कमरा क्या कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। यानी दोस्तों मान लो ये एक बंद पात्र है, अलग अलग शेप का। ये क्या है, बंद पात्र है, और इस बंद पात्र के अंदर अपन हीट की स्टडी कर रहे हैं। हीट की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यानी ऊष्मा के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो जो बंद पात्र है ये सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सिस्टम। और दोस्तों सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, इस कमरे में जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं, इस कमरे के बाहर जो कुछ भी है वह क्या कहलाता है, सराउंडिंग। क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है वातावरण। क्या बोला जाता है, वातावरण। तो जिस सिस्टम के अंदर, यानी जिस पात्र के अंदर अपन, जिस परिवेश के अंदर अपन ऊष्मा के बारे में अध्ययन करें, हीट के बारे में अध्ययन करें, तो वह जो परिवेश है वह सिस्टम कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है
वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और दोस्तों जो इन दोनों को सेपरेट करे वो कहलाएगा बाउंड्री। क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। यानी तंत्र और वातावरण को अलग करने वाला जो क्वांटिटी है उसे कहा जाता है बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में। पहले तो अपन ने बात की थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, उष्मागतिकी किसे कहते हैं। यदि हीट मोशन में हीट ट्रांसफर करे, हीट गति करे तो उसमें उस स्थिति को उष्मागतिकी कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। सेकंड हमने बात करी कि जिस परिवेश के अंदर अपन उष्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या उष्मा का ट्रांसफर करा रहे हैं या उष्मा को मोशन करा रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसे सराउंडिंग कहा जाता है। और इन दोनों के बीच दरार उत्पन्न करता है, आग लगाने का काम करता है, सेपरेट करता है इन दोनों को, उसे क्या कहा जाता है, बाउंड्री कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बाउंड्री। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं कि सिस्टम तंत्र की डेफिनेशन क्या है। जो भी अपन ने समझा उसे थ्योरी के माध्यम से अपन लिख भी लेते हैं। तो एक ऐसा परिवेश जिसमें उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है तंत्र कहलाता है। ऐसा परिवेश जिसमें उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऐसा परिवेश जिसमें उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी हम पढ़ेंगे उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी करेंगे। डेरिवेशन अपने कुछ काम के नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। 2-3 क्लासों में अपन जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके बेस पे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा परिवेश जिसमें उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी सिस्टम की। इसके बाद नोट डाल के लिखना, नोट डाल के पहला पॉइंट लिखना। नोट डाल के पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि तंत्र के बाहर का परिवेश वातावरण कहलाता है। तंत्र के बाहर का परिवेश, तंत्र के बाहर का परिवेश वातावरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सराउंडिंग। दोस्तों कुछ ना कुछ ये टेक्निकल वर्ड जो है ये इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा जाएगा सराउंडिंग, हिंदी में लिखा जाएगा सराउंडिंग। हालांकि सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्निकल जो शब्द है ये इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी में सराउंडिंग लिखा आ सकता है। तो कुछ टेक्निकल टर्म है जो उनको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। तो वातावरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सराउंडिंग। तो तंत्र के बाहर का जो भी परिवेश है वो वातावरण कहलाता है, यानी सराउंडिंग कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नोट में पॉइंट नंबर 2 की अपन बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है तंत्र तथा वातावरण को अलग करने वाला फिनोमिना। तंत्र तथा वातावरण को अलग करने वाला जो फिनोमिना है वह बाउंड्री कहलाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपना तंत्र तथा वातावरण को अलग करने वाला फिनोमिना, तंत्र तथा वातावरण को अलग करने वाला जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री कहलाता है या बाउंड्री कहलाती है, ऐसे लिखो, क्योंकि बाउंड्री इस तरह लेके। ठीक है, तो दोस्तों जो तंत्र यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, जो भी क्वांटिटी है, जो भी फिनोमिना है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाउंड्री। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि किसे सिस्टम कहा जाता है, किसे सराउंडिंग कहा जाता है और किसे बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहला पूछा जा सकता है सिस्टम क्या है, तो सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, हीट के बारे में स्टडी की जाती है। सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है सराउंडिंग होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है,
बाउंड्री करती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है अपना वह है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में दोस्तों अपन बात करें। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में बोले तो तंत्र के प्रकार। तंत्र के प्रकार, तो अपन ने बात तो कर ली कि सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और उन अलग अलग सिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में भी अपन को डिस्कस करना है। तो दोस्तों जो सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन, सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चा। ओपन सिस्टम को हिंदी में अपन बोलते हैं खुला तंत्र, खुला तंत्र। क्लोज सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं बंद तंत्र, और आइसोलेटेड सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं विलगित तंत्र, विलगित तंत्र। तो भैया सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम जिसे हिंदी में खुला तंत्र बोला जाता है, दूसरा क्लोज सिस्टम जिसे हिंदी में बंद तंत्र बोला जाता है, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम जिसे हिंदी में विलगित तंत्र बोला जाता है। तो 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब कौन से सिस्टम में क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम ये तो नहीं पूछेगा वो कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसे तो कोई भी कर देगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इसके बारे में, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि डेमो क्लास है और डेमो क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, तो यूट्यूब पे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन जो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप है जिसमें आगे की क्लासेस चलेगी, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो पीडीएफ आपको मिलेगी नोट्स की, उसका आप प्रिंट आउट भी निकला सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके वो आपके इंटरनल स्टोरेज में आ जाएगी, और उसका आप प्रिंट आउट कर निकलवा के खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब इस कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, इस कोर्स की वैलिडिटी हालांकि 1 साल है, 1 साल तक सारी क्लासें सारे नोट्स ऐप के अंदर डले रहेंगे। ठीक है, तो 1 साल में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हालांकि तैयारी तो अपन को जेईई के पेपर के पहले करनी है, लेकिन फिर भी 1 साल तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि आगे से जेईई रेलवे जेईई भी है। लेकिन मेरा कहना आपसे यही है, पीडीएफ नोट्स की प्रिंट आउट निकलाओ, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद खुद की राइटिंग में खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होते हैं और वो लाइफ टाइम हमारे काम आएंगे जहाँ तक नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लग भी जाएगी तो मान लो आपके होने वाली जो बाल बच्चे हैं वह भी एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करें, पॉलिटेक्निक करें, तो उनके भी काम आ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पढ़ा हुआ आप सकते हो, जो एक बार आप तैयारी कर लोगे तो ज़िंदगी भर काम आएंगे नोट्स। तो नोट्स खुद की राइटिंग में ज़रूर बनाया अवश्य। ठीक है बच्चों, तो एक बार ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चले अपन आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों मेरा कहना है कि जब अपन पढ़ते रहें, जब क्लास लेते रहें, तो आप कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। अगर कमेंट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे कंसेप्ट छूट जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट लास्ट में कर दिया करो, जो भी आपको डाउट हो वो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हो, ताकि अगले सेशन में अगला वीडियो जब भी आएगा उसमें आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी काम करो जी जान लगा के करो, पूरा मन लगा के करो। अगर जेईई की तैयारी आप कर रहे हो तो जेईई की तैयारी की पूरा जी जान लगा के करो,
पूरा आप उसमें डूब जाओ, तब जाके सिलेक्शन होता है आज के ज़माने में। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सी धांधलियाँ होती हैं, पेपर आउट होते हैं, बहुत सी सीटें बिक जाती हैं। तो जो टॉपर बनेगा, यह मान लो 70-80% सीटें तो बिक जाती है आज के ज़माने में, 10-20% सीटें बचती हैं, 20-30% सीटें बचती है। उसमें वही बंदा जॉब लगता है जिसे हर सब्जेक्ट, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, खतरनाक तरीके से आना चाहिए, तभी बात बनती है। हर एग्ज़ाम में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है आजकल। ठीक है, अपन को तैयारी करनी है तो जी जान लगा के करनी है, शानदार तरीके से करनी है। ठीक है, और कुछ बुकें भी है जो मैं बताऊँगा आपको आगे की क्लासों में कि कौन कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट है जो अपन को लानी है, और उनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे ऐप के अंदर भी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ बुकें तो लानी पड़ेगी। ठीक है, तो बुक लाना ही लाना है, मैं बता दूँ आगे की क्लासों में कौन सी बुक आपको लाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन सिस्टम की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों खुला तंत्र। क्या बोलेंगे? खुला तंत्र बोलेंगे ओपन सिस्टम को। ठीक है, पहला टॉपिक अपना ओपन सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में तो ओपन सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है? खुला तंत्र। हालांकि मैंने पहले भी लिख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, खुला तंत्र बोलते हैं। तो दोस्तों ओपन सिस्टम में क्या होता है? तीनों सिस्टम है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा जो अपन ने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र, तीनों प्रकार के सिस्टम है। इधर दोस्तों मैं लिख रहा हूं एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर यानी ऊर्जा या उष्मा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण। इधर मैं लिख रहा हूं मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर यानी द्रव्यमान स्थानांतरण, द्रव्यमान स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक है भैया, एक तरफ मैंने लिखा एनर्जी ट्रांसफर और एक तरफ मैंने लिखा मास ट्रांसफर। ठीक है, एक तरफ मैंने लिखा एनर्जी ट्रांसफर और एक तरफ मैंने लिखा मास ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर और ये मास ट्रांसफर। तो दोस्तों ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो सकता है और ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो सकता है। किस किस का स्थानांतरण हो सकता है? ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो सकता है, ऊर्जा के स्थान पे ऊष्मा भी आ सकती है, और मास का भी ट्रांसफर होता है। राइट का मतलब ऊर्जा का भी ट्रांसफर और मास का भी ट्रांसफर। ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओपन सिस्टम। अब इसका अपन एक एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों मैंने भगोनी में पानी लिया और उस कंटेनर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया। कुछ समय बाद क्या होगा? वो पानी जो है वह गर्म होने के बाद उबल कर वाष्प बन के उड़ जाएगा। वाष्प बन के उड़ जाएगा तो भगोनी के अंदर जो पानी की क्वांटिटी थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाप बन के उड़ गया तो पानी की जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, वो क्या हो जाएगी? कम। कम क्यों हुई? क्योंकि उसमें से पानी भाप बन के उड़ गया। तो वहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? मास का ट्रांसफर हो रहा है। और वाष्प बन के उड़ गया, वाष्प बन के उड़ गया यानी वहाँ पे हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, उष्मा का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास का भी ट्रांसफर हो, या एनर्जी के स्थान पर अपन हीट भी लिख सकते हैं, या हीट ट्रांसफर। तो इस केस में तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बहुत से केस में एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, हीट यानी उष्मा का स्थानांतरण। तो ओपन सिस्टम, खुला तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उष्मा का और द्रव्यमान का दोनों का ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल है खुले पात्र में रखा हुआ गर्म पानी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह एग्जाम्पल क्या क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला तो हो गया खुले पात्र में
पानी को गर्म करना। एक एग्जाम्पल होता है नोजल टरबाइन पंप, नोजल टरबाइन पंप। एक तो एग्जाम्पल हो गया इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, इधर लिख देता हूँ एग्जाम्पल यानी उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। एक तो खुले पात्र में पानी गर्म करना, पानी गर्म करना। एक हो गया नोजल, नोजल। एक हो गया टरबाइन, एक हो गया पंप, एक हो गया कंप्रेसर। ये सब क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एक तो खुले पात्र में पानी गर्म करने वाला एग्जाम्पल अपन ने समझा नोजल। दोस्तों अपन नल में पानी भरते हैं तो आगे जो टोटी लगी रहती है उस टोटी को कहा जाता है नोजल। ठीक है, तो टोटी में अगर ज़्यादा देर तक पानी का फ्लो होगा तो वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है मतलब वहाँ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे पानी बाहर आ रहा है, यानी मास का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। टरबाइन, टरबाइन के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है। टरबाइन से बिजली कैसे उत्पन्न होती है, उस पर पानी की जेट जो पानी की प्रधार होती है वो जाकर उसकी ब्लेडों पर अटैक करती है। टरबाइन है, टरबाइन में एक रोटर लगा होता है। ठीक है, उस रोटर पे पत्तियाँ लगी होती है, ब्लेड्स लगी रहती है। पानी की जो धार है वो जाके ब्लेड पे टकराती है, उससे रोटर घूमता है और रोटर से जनरेटर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो रोटर के घूमने के कारण जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो टरबाइन के द्वारा जो भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है, वह भी किसका एग्जाम्पल है, बिजली उत्पन्न हो रही है यानी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और जब पानी की प्रधार जाके उस पर अटैक करेगी तो पानी की बौछारें इधर उधर उठेगी तो वहाँ पे मास का भी ट्रांसफर होगा, तो वह भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पंप, जो घरों में अपन पानी भरते हैं नीचे की ऊंचाई से टंकियों में ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी ये सिस्टम होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का। और जो कंप्रेसर होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का। कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, ऑप्शन में आ जाएगा ओनली हीट ट्रांसफर, ओनली मास ट्रांसफर या बोथ हीट एंड मास ट्रांसफर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, हीट एंड मास ट्रांसफर। एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई सा भी एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा पंप कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो जो पंप है वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है टरबाइन कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो टरबाइन कौन से का है, ओपन सिस्टम का। कंप्रेसर कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो कौन से का है, ओपन सिस्टम का। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर और हीट या एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, और उसके एग्जाम्पल क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में केवल हीट का ट्रांसफर होता है, उसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ये ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है, यहाँ पे अपन क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल लिख देंगे और नीचे में आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल लिख दूंगा। ठीक है भैया, तो जो क्लोज सिस्टम है उसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, मास का ट्रांसफर नहीं होता, उसमें केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ओनली हीट का ट्रांसफर होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया। घर में अपन चावल बनाते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, चावल उसमें डालते हैं, पानी उसमें डालते हैं, चावल डाल दिया अपन ने, उनको गर्म करते हैं, तो वहाँ से कुकर से बाहर निकलते क्या चावल, चावल तो कुकर में ही रहते हैं, लेकिन सीटें लगती है, सीटें बजती है, सीटें बजने के कारण हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, भाप बन के उड़ रही है यानी वाष्प का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन चावल अंदर के अंदर ही रहते हैं, यानी वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली हीट का ट्रांसफ़र। तो किसका एग्जाम्पल है, प्रेशर कुकर में चावल उबालने वाला एग्जाम्पल किसका है, क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो इसके और एग्जाम की अपन बात करें तो हॉट गैस इन कंटेनर लिख लो अपन, बंद पात्र में केवल ऊष्मा का स्थानांतरण, बंद पात्र में केवल ऊष्मा का स्थानांतरण। बंद पात्र है प्रेशर कुकर और उसके अंदर केवल ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है जिसमें केवल
ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा जो सिस्टम है वह है आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित तंत्र। विलगित तंत्र दोस्तों एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ना तो हीट का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें दोस्तों तो घर में थर्मस होती, थर्मस के अंदर अपन चाय भरते हैं तो चाय बहुत समय तक गर्म रहती है, तो यानी वहाँ ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा और चाय बाहर थोड़ी निकल जाती है, चाय बाहर नहीं निकलती है तो वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा। तो थर्मस के अंदर जो चाय अपन भरते हैं वह गर्म की गर्म ही रहती है, हालांकि बहुत समय बाद वो ठंडी हो जाती है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ से कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो जहाँ पे ना तो हीट का ट्रांसफ़र ना मास का ट्रांसफ़र, तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम विलगित तंत्र। और इसका एग्जाम्पल है थर्मस के अंदर रखी हुई कॉफ़ी, चाय या दूध। थर्मस के अंदर रखी हुई चाय, कॉफ़ी या गर्म दूध, ये किसके एग्जाम्पल हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम के। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हमने बात करी ओपन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हीट का भी ट्रांसफ़र हो, मास का भी ट्रांसफ़र हो, वहाँ वो ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल अपन ने यहाँ बात करी। उसके बाद क्लोज सिस्टम, जहाँ पे केवल हीट का ट्रांसफ़र हो, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो, बंद पात्र में कोई भी क्वांटिटी रखी हुई है, तो किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का। उसके बाद नो मास ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र, ना तो ऊष्मा का स्थानांतरण ना द्रव्यमान का स्थानांतरण, तो थर्मस में रखी हुई चाय को भी दूध किसके एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम के। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है भैया। तो एक टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री की, फिर अपन ने बात करी टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक अपना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, हिंदी में बोले तो तंत्र के गुणधर्म, तंत्र के गुणधर्म। अब दोस्तों सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ लिया, लेकिन पता तो चले सिस्टम नालायक है या समझदार है, उसके गुण क्या हैं, कौन कौन सी क्वालिटी उसके अंदर है, कौन कौन से गुण रखता है, तो उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों सिस्टम के जो गुणधर्म होते हैं वह जनरली दो प्रकार के होते हैं, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग होते हैं दोस्तों? एक तो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला जो भाग है वह तो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में बोला जाता है मात्रा सापेक्ष गुणधर्म, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। अगली जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों सेकंड, वह होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसे हिंदी में बोला जाता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म दोस्तों बीच में बाहर थोड़ा मार्केट है
तो साधन आते जाते रहते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन अपन आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में, तंत्र के गुणधर्म के बारे में, तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव वह हिंदी में बोला जाता है मात्रा सापेक्ष गुणधर्म, और सेकंड जो है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में बोला जाता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। अब क्या होते हैं मात्रा सापेक्ष गुणधर्म और क्या होते हैं मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म, यहाँ से भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। तो ऊष्मा के ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, ऊष्मा के ऐसे गुणधर्म या सिस्टम के ऐसे गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हो, द्रव्यमान पर निर्भर करते हो, ऐसे गुणधर्मों को मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहा जाता है। लिख देंगे यहाँ पे सिस्टम के यानी तंत्र के, सिस्टम के ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हो। सिस्टम के ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हो, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके उदाहरण की अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। एक तो है दोस्तों सभी प्रकार की ऊर्जाएं, और एक है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। पहला तो है सभी प्रकार की ऊर्जाएं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, और एक है दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान तो द्रव्यमान पे निर्भर रहेगा ही सही, द्रव्यमान तो खुद द्रव्यमान पे निर्भर रहेगा ही सही, तो वो तो कौन सा गुणधर्म हो गया? मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। लेकिन सभी प्रकार की ऊर्जाएं कैसे हैं इसको अपन देखते हैं। दोस्तों एक ऊर्जा अपन पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। mgh कौन सी एनर्जी है? यह है अपनी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, फॉलो टेक्निक में भी पढ़ा है। क्या होता है? mgh होता है। गतिज ऊर्जा की अपन बात करें दोस्तों तो 1/2 mv² होता है, ये गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार एक आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा पार्टिकल की ऊर्जा, कणों की ऊर्जा। तो कण तो खुद का द्रव्यमान रखते हैं, तो जो आंतरिक ऊर्जा हो तो द्रव्यमान के साथ ही रहती है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी सही। स्थितिज ऊर्जा mgh, mgh में जो m होता है ये क्या होता है? द्रव्यमान होता है। गतिज ऊर्जा में 1/2 mv² में जो m होता है ये क्या होता है? ये भी द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान इनके साथ है तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो सभी प्रकार की ऊर्जाएं और जो द्रव्यमान है वो मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। तो ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हो वह मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अपन बात करें जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं और वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेंगे। तो ऐसे गुणधर्म सिस्टम के ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। सिस्टम के ऐसे गुणधर्म जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हो, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें, फॉर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल हैं जो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म के हैं? तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल हैं वह किस पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो मास पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो, हालांकि अपन अभी डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, तो बात करें दोस्तों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। किस किस की बात करें? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दाब, ताप तथा आयतन। दाब, ताप तथा आयतन। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, ताप को T से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को V से प्रदर्शित करता है। तो जो दाब होता है प्रेशर होता है, और जो टेम्परेचर होता है तापमान होता है, और जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये किसके एग्जाम्पल है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो कौन सा गुणधर्म है? कौन सा है? मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है। एग्जाम में पूछा जा सकता है तापमान कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुणधर्म है सिस्टम का? तो तापमान इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है। तो ये एग्जाम्पल अपन को याद होना जरूरी है। इन्हीं एग्जाम्पल पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे बनता है कि मात्रा सापेक्ष गुणधर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन में नजर आ जाएंगे, जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो द्रव्यमान पर निर्भर कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। चौथा ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर बन सकता है, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म पर बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वॉल्यूम जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल भी है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि एसएससी JN के एग्जाम में और स्टेट लेवल के JN के एग्जाम में आए हुए हैं। पिछली बार जो भर्ती निकली थी ये राजस्थान JN की RSMS, उसमें भी इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक से। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज तो जब तक क्लास यूट्यूब पे चलेगी डेमो क्लासेस के रूप में, वहाँ तक तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कुछ और बड़े बड़े एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। अपन बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो कलर है वह कलर कौन सी प्रॉपर्टी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो स्मेल है, यानी गंध जो आती है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। कलर कौन सी प्रॉपर्टी है, स्मेल कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्वेश्चन आ गया टेस्ट जो स्वाद आता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो कलर जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? अपन ऐसे कहते हैं क्या, कोई आदमी मोटा है तो अरे यार उसका कलर मस्त है, कोई पतला है तो कहते हैं कि उसका कलर बेकार है। द्रव्यमान से पहचान हो रही है क्या आदमी की कलर की, आदमी के चेहरे की? नहीं हो रही। तो जो द्रव्यमान से पहचान ही नहीं हो रही तो ये नहीं कह सकते अपन कि द्रव्यमान से पहचान नहीं हो रही है, तो वह मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है। ठीक है, ये कोई गुणधर्म नहीं है। एग्जाम में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, और आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो कलर हुआ, चाहे स्मेल गंध हुई, चाहे टेस्ट हुआ, चाहे स्वाद हुआ, चाहे बुरा स्वाद, चाहे अच्छा स्वाद, किसी भी प्रकार का स्वाद हो, स्वाद तो स्वाद ही। तो चाहे कलर हो, चाहे स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, ये किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी है कलर, बहुत से बच्चे लगा देते हैं इंटेंसिव। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में।
ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक कंसेप्ट और समझते हैं यहाँ से। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन जैसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपेक्षिक आयतन कौन सा गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है? इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, मात्रा सापेक्ष है या मात्रा निरपेक्ष है? आपेक्षिक आयतन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयतन तो हमने सुना है, लेकिन ये आपेक्षिक आयतन क्या होता है? लेकिन दोस्तों जब आपने पोलो टेक्निक करी है और पोलो टेक्निक में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये सब टर्म जरूर पढ़ी है, आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन होता है दोस्तों आयतन बटा द्रव्यमान, आयतन बटा द्रव्यमान, ठीक है। तो आपेक्षिक आयतन क्या होता है? आयतन बटा द्रव्यमान होता है और इसे कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों यहां से कंसेप्ट बनता है कि इसमें बटा में द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है बटा में, तो द्रव्यमान पे निर्भर होना चाहिए, द्रव्यमान पे निर्भर होना चाहिए क्योंकि द्रव्यमान बटा में आ रहा है सूत्र में। तो खटाखट अपन टिक कर देते हैं, द्रव्यमान बटा में आ रहा है तो ये मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, और लगाया जाता है और क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है उसे अपन समझते हैं। दोस्तों आयतन, आयतन कब प्राप्त होता है? जब किसी आयतन में कोई क्वांटिटी भरी जाती है। तो आयतन तो ऑलरेडी द्रव्यमान पे निर्भर करता है। कैसे? इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना। इसके पहले जब अपन ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म पढ़े थे, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किया था, तो वहाँ से वॉल्यूम काट लेना। वो फ्लो में लिखा है मैं गया, ठीक है। तो वहाँ से वॉल्यूम हटा देना। वॉल्यूम तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है। वो जल्दी में फ्लो में मैंने वहाँ पे लिख दिया वो, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की एक साथ बात की जाती है, इसलिए वहाँ से वॉल्यूम हटा देना। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है। तो जहाँ पे अपन ने सभी प्रकार की ऊर्जाएं द्रव्यमान लिखा है, वहाँ पे कोमा लगा के आयतन लिख लेना, ठीक है। वहाँ पे कोमा लगा के आयतन लिख लेना। आयतन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? इधर देखो, आयतन बराबर अपन पढ़ते हैं द्रव्य, घनत्व बराबर अपन पढ़ते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन और द्रव्यमान एक सन्निकट मान है, क्योंकि किसी न किसी द्रव्यमान को तो किसमें भरा जाता है? किसमें भरा जाता है? पात्र में। अगर कोई चीज़ अपन भरेंगे तो उस पात्र का आकार क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। उसमें कोई कोई द्रव्यमान ही तो भरेंगे। तो आयतन के अंदर ऑलरेडी द्रव्यमान छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है आयतन भी, और द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाता है। आयतन के अंदर ऑलरेडी द्रव्यमान छुपा हुआ है, क्योंकि किसी आयतन में कुछ क्वांटिटी भरेंगे तभी तो वो आयतन कहलाएगा। क्या भरेंगे? उसका द्रव्यमान तो होगा कुछ ना कुछ। तो आयतन के अंदर ऑलरेडी द्रव्यमान छुपा है और द्रव्यमान नीचे बटा में, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाता है। अब जब द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया तो ये क्वांटिटी द्रव्यमान पर निर्भर कर रही क्या? ये क्वांटिटी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाएगी। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपेक्षिक आयतन कौन सा गुणधर्म है? तो कौन सा? ये मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है कि घनत्व कौन सी प्रॉपर्टी? क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि घनत्व कौन सा गुणधर्म है? कौन सा गुणधर्म है? घनत्व कौन सा गुणधर्म है? तो दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां द्रव्यमान पहले से ही है और आयतन के अंदर ऑलरेडी द्रव्यमान छुपा हुआ है। द्रव्यमान पहले से ही है और आयतन के अंदर ऑलरेडी द्रव्यमान छुपा है, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया। तो घनत्व जो है ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार आ चुके हैं। आपेक्षिक आयतन कौन सा गुणधर्म है और घनत्व कौन सा गुणधर्म है? तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। द्रव्यमान के अंदर ऑलरेडी मास छुपा हुआ रहता है,
क्योंकि किसी पात्र में अपन कुछ ना कुछ क्वांटिटी भरेंगे तो द्रव्यमान भरेगी। तो आयतन किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो ऑलरेडी आयतन के अंदर द्रव्यमान छुपा है, वह है। तो आयतन कौन सी प्रॉपर्टी है? आयतन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सभी प्रकार की ऊर्जाएं, द्रव्यमान और आयतन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और ताप और प्रेशर यानी दाब और तापमान कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल में मैं फ्लो में जल्दीबाजी में वहाँ पे आयतन लिख दिया, तो वो आयतन हटा के ऊपर वाले एग्जांपल में कर लेना, यानी एक्सटेंसिव वाले में मात्रा सापेक्ष गुणधर्म में कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो ठीक है भैया, मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जिस भी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक का मतलब हिंदी में बोले तो आपेक्षिक, यानी जिस भी क्वांटिटी के आगे आपेक्षिक लिखा हुआ आ जाए। आपेक्षिक का मतलब होता है द्रव्यमान का भाग लगना। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का भाग लगना। आयतन, आयतन के आगे आपेक्षिक लग गया तो आयतन में किसका भाग लगा दिया अपन ने? द्रव्यमान का। अगर आपेक्षिक घनत्व की बात की जाती तो घनत्व में किसका भाग लगाते? द्रव्यमान का। यानी जिसके आगे आपेक्षिक लग गया उसमें द्रव्यमान का भाग अपन को लगाना है, और जिसके आगे आपेक्षिक लग जाएगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म रहेगी, क्योंकि द्रव्यमान का भाग लगकर वो द्रव्यमान से द्रव्यमान को काट देगी और वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है? हालांकि पोलोटेक्निक, जिसने पोलोटेक्निक की क्लास में मेरे से लिए उसको ये पता होगा, मैंने वहाँ पे भी बताया था उन्हें कि जब भी आपेक्षिक लिखा हुआ आ जाएगा आगे तो उसका मतलब क्या है? द्रव्यमान का भाग लगना। और द्रव्यमान का भाग लगते हैं वो प्रॉपर्टी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगी और वह मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिस भी क्वांटिटी के आगे, जिस भी क्वांटिटी या कोई भी मात्रा के आगे, जिस भी क्वांटिटी के आगे आपेक्षिक शब्द लग जाता है, जिस भी क्वांटिटी के आगे आपेक्षिक शब्द लग जाता है वह क्वांटिटी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म बन जाती है। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म बन जाती है, बन जाती है। ठीक है भैया, तो आयतन, केवल आयतन की बात करें तो केवल आयतन मास पे डिपेंड कर रहा है। आयतन के अंदर ऑलरेडी मास छुपा हुआ है, द्रव्यमान छुपा हुआ है, तो आयतन मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन इसके आगे आपेक्षिक शब्द लग जाने के कारण उसमें द्रव्यमान का भाग दे दिया तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया और आपेक्षिक आयतन मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म बन गया। तो आयतन तो कौन सा था? मात्रा सापेक्ष था, लेकिन आपेक्षिक आगे लगते कौन सा बन गया? निरपेक्ष, मात्रा निरपेक्ष। तो जब भी किसी शब्द के आगे आपेक्षिक लिखा हुआ आ जाए तो आंख बंद करके लिख दो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसे देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट में, किसी कंसेप्ट में आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप जब वीडियो ख़त्म होए तो उसमें कमेंट कर सकते हो।
आपके डाउट, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के प्रकार, कौन कौन सी बाउंड्रियाँ होती है उसके बारे में दोस्तों अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिजिड बाउंड्री। सबसे पहला जो टॉपिक अपना वह है रिजिड बाउंड्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है दृढ़ बाउंड्री। हिंदी में क्या बोला जाता है? दृढ़ बाउंड्री। बाउंड्री का आवरण भी बोला जाता है हिंदी में दृढ़ आवरण। क्या बोला जाता है? दृढ़ आवरण। ठीक है, तो रिजिड बाउंड्री, दृढ़ बाउंड्री की अपन बात करें तो दोस्तों ये एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र में ऊष्मा है, यानी ऊष्मा भरी हुई है, यानी इसके अंदर हीट है। क्या है? हीट है। यानी इसके अंदर मान लो गैस सिलेंडर अपना घर में क्या है? गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई रहती है? गैस भरी रहती है। तो गैस क्या है? एक तरह से हीट है। गैस जो घर में सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी रहती है, वो ज्वलनशील होती है, गर्म होती है। हालांकि सिलेंडर के अंदर अपन को सिलेंडर ठंडा महसूस होता है, लेकिन जब वो बाहर हवा के संपर्क में आती है तो ज्वाला उत्पन्न करती है। तो जो हीट है, जो गैस है, वो इसके अंदर भरी हुई है। इसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाउंड्री है, यानी जो बंद है, बंद पात्र में है, इसे कहा जाता है रिजिड बाउंड्री। क्या कहा जाता है? रिजिड बाउंड्री। ठीक है, यानी जो बंद पात्र है, यानी अपने घर में जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो सिलेंडर की जो सतह है, सिलेंडर की जो दीवारें हैं, वो कौन सी बाउंड्री कहलाएगी? रिजिड बाउंड्री कहलाएगी। दृढ़ बाउंड्री या दृढ़ आवरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी भी होती है, काल्पनिक भी होती है। क्या होती है? काल्पनिक बाउंड्री लिख लो। इमेजिनरी बाउंड्री यानी काल्पनिक बाउंड्री। काल्पनिक बाउंड्री कैसे होती है इधर समझते हैं अपन। दोस्तों जैसे मान लो कोई हीट है, ऊष्मा है, तो खुले में रखी हुई है। ठीक है, जैसे अपन ने पानी गर्म करके किसी धरातल पे डाल दिया तो वहाँ पे स्टडी कहाँ होगी? धरातल पे होगी कि धरातल पे उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, और वहाँ से गैस का ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर ऊपर हवा में। तो वहाँ पे बाउंड्री अपन को नज़र आ रही है क्या? लेकिन जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग रहेगा वहाँ बाउंड्री तो रहेगी, तो वहाँ पे अपन को बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। अभी दोस्तों मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लेकिन मैं पूरा डिस्कशन 2 बच्चों के ऊपर कर रहा हूँ कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा रोज आता है, ये बच्चा पढ़ता है, ये पढ़ने में बढ़िया है। तो जिस बच्चे के बारे में स्टडी कर रहा हूँ वो तो किसका में आ गया? सिस्टम में आ गया। उसके अलावा सारे बच्चे जो पूरी क्लास में हैं वो किस में आ गए? सराउंडिंग में आ गए। तो वहाँ पे बाउंड्री अपन को नज़र आ रही क्या? नहीं आ रही। तो वहाँ पे बाउंड्री जो होती है वो कौन सी होती है? काल्पनिक बाउंड्री होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री में केवल नाम अपन को ध्यान रखना है, कौन सी बाउंड्री होती है, ये एग्जाम्पल देके अपन से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बाउंड्री की अपन बात करें तो तीसरी बाउंड्री होती है मूवेबल बाउंड्री, यानी चर बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री यानी जो मूव कर सकती है, गति कर सकती है, और उस बाउंड्री को हिंदी में बोला जाता है चर आवरण। क्या बोला जाता है? चर आवरण। बाउंड्री को हिंदी में आवरण बोला जाता है, या परिबद्ध सीमा भी बोला जाता है, या बाउंड्री तो बोला ही जाता है। मूवेबल बाउंड्री की अपन बात करें तो दोस्तों इसे समझते हैं। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन गति करता है। यह आपने पॉलिटेक्निक में आईसी इंजन के अंदर पढ़ा है। यहाँ पे गैस भरी हुई है। ठीक है, यह सिलेंडर है, बच्चों ये पिस्टन है अपने पास। ये अपने पास क्या है? पिस्टन है। यहाँ पे गैस भरी हुई है इस एरिया में, तो ये सिस्टम कहलाएगा। इसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग कहलाएगा। और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा?
बाउंड्री कहलाएगा। अब कुछ समय बाद बच्चों मैंने क्या किया, इस पिस्टन को खींच के इधर ले आया आगे, इस पिस्टन की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। तो अब यहां तक गैस का प्रसार यहां तक हो गया, तो अब बाउंड्री इतनी बड़ी होगी। पहले बाउंड्री ये वाली थी, लेकिन अब बाउंड्री बड़ी होकर ये होगी। तो बाउंड्री ने मोशन किया नहीं किया, बाउंड्री ने मूवमेंट किया नहीं किया, किया, यानी वो चर बाउंड्री कहलाएगी। तो जो बाउंड्री कुछ समय बाद, किसी स्थिति के बाद, कुछ समय के बाद अपनी पोजीशन चेंज करे, अपनी स्थिति चेंज करे, तो वो क्या कहलाती है, मूवेबल बाउंड्री कहलाती है। तो दृढ़ बाउंड्री जो तो मूव ही नहीं कर रही, चेंज ही नहीं कर रही, फिक्स है, तो दृढ़ बाउंड्री। काल्पनिक बाउंड्री को अपन सोच सकते हैं, देख नहीं सकते, वो काल्पनिक बाउंड्री। और तीसरी जो बाउंड्री है वो मूवेबल बाउंड्री, यानी जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, यानी ऐसी बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने बात करी 3 प्रकार की बाउंड्री के बारे में। पहली रिजिड बाउंड्री, दूसरी इमेजिनरी बाउंड्री यानी काल्पनिक बाउंड्री, और तीसरी मूवेबल बाउंड्री यानी चल बाउंड्री। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ बाउंड्री अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों अपन धीरे धीरे फ्लो बढ़ाएंगे। ऐप के अंदर अपनी रोजाना जो क्लासेस होगी वह 1.5 घंटे से 2 घंटे की होगी। 1.5 घंटे से कम की क्लास कभी भी नहीं होगी, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास तो रोजाना होगी। राजा 1.5 घंटे की क्लास किसी दिन 2 घंटे की हो सकती है, शनिवार रविवार कोई क्लास 3-4 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अपन को सिलेबस काफ़ी पढ़ना है और जल्दी पढ़ना है। ठीक है, जो राजस्थान JEE की तैयारी करना चाहता है उसका सिलेबस 30 मार्च तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो SSC JEE और रेलवे JEE में आएंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अभी आज हमारी डेमो क्लास है। आज अपन ने शुरुआत करी है, तो शुरुआत में तो ज़्यादा स्पीड से तो भगना नहीं चाहिए, ज़्यादा लंबी क्लास होनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे अपन क्लासों का टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी 1 घंटे प्लस की क्लास हो चुकी है। 10-15 मिनट क्लास को अपन और करते हैं, फिर इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों सिलेबस काफ़ी हो जाता है, 1.5-2 घंटे की क्लास में बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। अब अपने 3-4 टॉपिक हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भर भर के, जैसे अपन ने पॉलिटेक्निक में थ्योरी पढ़ी थी, बहुत सारी किताबों की किताबें, बहुत सारी थ्योरी, वो थ्योरी यहाँ पे काम ही है। यहाँ पे कंसेप्ट और मेन बात क्या कह रहा है वही कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है और वही अपन को पढ़ना है। ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम में आता है वही अपन को पढ़ना है। मेरी गारंटी है दोस्तों, पेपर के अंदर एक भी कंसेप्ट और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से और अपने क्लास नोट से ही आएंगे। ये आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट की। नोट क्या है? नोट ये है बच्चों, अपन ने पढ़ा कि ये एक सिस्टम है, अपन ने पढ़ा कि ये एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों को अपन मिला दें, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अपन मिला दें, दोनों यानी इन दोनों को अपन जोड़ दें, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या कहलाएगा? अपन इस कमरे में स्टडी कर रहे हैं, मैं इस कमरे में से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी सिस्टम के अंदर से मैं पढ़ा रहा हूँ, और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड बन जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे तो पूरी धरती बन जाएगी। पूरी धरती क्या है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्स। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। यहाँ से SSC JEE के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बनता है? ब्रह्मांड। ठीक है, और ये तंत्र है इसे, ये परिवेश वातावरण है इसे,
तंत्र और वातावरण मिलकर क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्स। इसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक की अपन बात करें तो अगला जो टॉपिक है वह है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक क्या अपना, अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसे हिंदी में बोला जाता है उष्मागतिक साम्यावस्था। उष्मागतिक साम्यावस्था। उष्मागतिक साम्यावस्था क्या होता है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उष्मागतिक साम्यावस्था, उसे अपन समझते हैं। यदि कोई सिस्टम नंबर 1 तापीय साम्यावस्था जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यदि कोई सिस्टम नंबर 1 तापीय साम्यावस्था, नंबर 2 यांत्रिक साम्यावस्था जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा रासायनिक साम्यावस्था जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यदि कोई सिस्टम नंबर 1 तापीय साम्यावस्था, नंबर 2 यांत्रिक साम्यावस्था, नंबर 3 रासायनिक साम्यावस्था में हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है, तंत्र जो है, सिस्टम उष्मागतिक साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। तो दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है कि कोई सिस्टम यदि तापीय साम्यावस्था में हो तथा यांत्रिक साम्यावस्था में हो तथा रासायनिक साम्यावस्था में हो तो वह सिस्टम जो है वो उष्मागतिक साम्यावस्था में होगा। यानी दोस्तों किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में उष्मागतिकी साम्यावस्था में होने के लिए पहले तो तापीय साम्यावस्था में होना पड़ेगा, फिर यांत्रिक साम्यावस्था में होना पड़ेगा, फिर रासायनिक साम्यावस्था में होना पड़ेगा। इन तीनों को ये सेटिस्फाई करेगा, तीनों साम्यावस्था में होगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो किस में है, उष्मागतिक साम्यावस्था में है। अब सबसे पहले बात करते हैं तापीय साम्यावस्था क्या होता है। तापीय साम्यावस्था यह है, कोई दो सिस्टम है तो उन दोनों सिस्टमों के बीच टेम्परेचर आपस में बराबर होने चाहिए। यानी पहले तो वो तापीय साम्यावस्था में होनी चाहिए, यानी दोनों सिस्टम के टेम्परेचर जो है, या कोई क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं, उष्मा की अपन बात करें कि उष्मा साम्यावस्था में है नहीं है, उष्मागतिक साम्यावस्था में है नहीं है, तो वहाँ पे पहले तो अलग अलग कंडीशन में उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो तापमान समान। अगर तापमान समान है तो क्या कहलाएंगे, तापीय साम्यावस्था में। उन सिस्टम पर लगने वाले बल भी आपस में समान हो, इसको अपन समझते हैं। मान लो दोस्तों ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम ए है, ये दूसरा सिस्टम बी है। ये दोनों सिस्टम उष्मागतिक साम्यावस्था में तब रहेंगे जब एक तो इन दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो, यानी टेम्परेचर ऑफ ए पिंड का तापमान, ए सिस्टम का तापमान बी सिस्टम के तापमान के बराबर हो तो तापीय साम्यावस्था में रहेंगे। इन पर लगने वाले आरोपित बल, ए पर लगने वाले बल और बी पर लगने वाले बल यानी फोर्स को अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन पर लगने वाले बल भी आपस में क्या हो, बराबर हो, और इनके पार्टिकल्स के मध्य, इस सिस्टम के कणों के मध्य में आपस में कोई रिएक्शन ना हो, कोई अभिक्रिया ना हो, तो अपन कह सकते हो किसमें, रासायनिक साम्यावस्था में। कणों के मध्य कोई क्रिया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले
कोई भी दो सिस्टम है, सिस्टम ए और बी, वह उष्मागतिक साम्यावस्था में तब रहेंगे जब पहले वह तापीय साम्यावस्था हो, यानी दोनों सिस्टम के टेम्परेचर आपस में बराबर हो। उसके बाद सेकंड वो यांत्रिक साम्यावस्था हो, यानी दोनों सिस्टम पर लगने वाले बल आपस में बराबर हो, और इन दोनों सिस्टम के जो कण है, जो पार्टिकल है, जो इसके अंदर है हीट के पार्टिकल, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई अभिक्रिया ना हो, रासायनिक अभिक्रिया, तो अपन कह सकते हैं वो रासायनिक साम्यावस्था में। और जब इन तीनों साम्यावस्था में अगर कोई सिस्टम रहेंगे तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों मिलकर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उष्मागतिक साम्यावस्था में है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट अपने क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चले अपन आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, दोस्तों जैसे अपनी क्लास ख़त्म होएगी, क्लास ख़त्म होते ही इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों अपना जो अगला टॉपिक है वह है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आंतरिक ऊर्जा किसे कहा जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में जो पहला टॉपिक है वह तो है कणों में उपस्थित ऊर्जा। उपस्थित ऊर्जा यह आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों गैस सिलेंडर के अंदर अपन जब गैस चालू करते हैं, उसके आग लगाते हैं, तो गैस की जो पार्टिकल है वो ऊपर गति करते हैं और गैस की तरफ आते हैं आगे। तो उन्होंने जो गति करी वो इसी आंतरिक ऊर्जा के कारण गति करते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल होते हैं, जो भी कण होते हैं, उनमें जो निहित ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उनमें होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि कणों में उपस्थित ऊर्जा जो है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। एक दोस्तों जैसे मान लो ये CH4 है। CH4 आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसे अपन मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। तो CH4 में जो बंद ऊर्जा होती है, CH4 में बंद ऊर्जा, जरूरी नहीं है CH4 ही हो, मेथेन ही हो, कोई सा भी केमिकल कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी केमिकल कंपोनेंट हो सकता है। उसमें जो बंधन ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? बंध में ऊर्जा, यानी बंध बनाने में ऊर्जा। ऐसे लिख लो, बंध बनाने में उपस्थित ऊर्जा। उपस्थित ऊर्जा दोस्तों CH4 की आकृति अपन ने देखी होगी, C के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, यानी इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजनों ने आपस में क्या बना रखा है? बंध बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। तो ये जो बंध बना हुआ है इन दोनों के बीच में, जो इन बंधन को अलग नहीं होने दे रहा, इसकी जिंदगी में आग नहीं लगने दे रहा। क्यों नहीं लगने दे रहा? ये बंधन जो आंतरिक ऊर्जा है यही इनकी जिंदगी में आग नहीं लगने दे रही, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में बांधे रखने का काम कर रही है। क्या कर रही है? कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में बांधने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो बंध बनाने में जो ऊर्जा सहायक होती है, उस ऊर्जा को भी क्या कहा जाता है? आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों मान लो RCC रोड बना दिया, RCC रोड को खोदने के बाद उस पर एक मशीन चलाई जाती है जो भूम 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 करके चलती है और वाइब्रेट होती है। जब वो मशीन खोदती है तो पूरा रोड वाइब्रेट होता है, यानी वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो जब भी वाइब्रेशन होता है, जब भी वाइब्रेट होती है कोई वस्तु, तो वहाँ पे जो ऊर्जा उपस्थित होती है वह भी कौन सी ऊर्जा होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आपने किताबों में तो यही पढ़ा है,
कणों में उपस्थित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहती है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया CH4 में कौन सी ऊर्जा है, तो वहाँ तो टाइटाई फिश, तो कौन सी आएगी, आंतरिक ऊर्जा। किसी जगह वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये क्वेश्चन को नए कंसेप्ट है जो अपन को बुकों में नहीं मिलते हैं, और यहाँ से एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं कह रहा हूँ 0 लेवल से लेकर हाई लेवल के एग्जाम तक कोई सा भी क्वेश्चन आपका नेट के, चाहे JN से लेकर IN तक, IAS तक, कोई सा भी गेट वेट का कोई से भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपका नहीं अटकेगा। एक बार आप अच्छे से अपन ने कंसेप्ट लेकर इस पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ ली तो। ठीक है, तो वाइब्रेशन में निहित ऊर्जा, तो वाइब्रेशन में जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, वाइब्रेशन को वाइब्रेशन ही बोलता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन में जो यानी झंझनाहट जो होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेट। अगला टॉपिक क्या है, स्टेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है अवस्था। क्या बोला जाता है, अवस्था। और इस स्टेट को दोस्तों अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यानी अवस्था को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बात करी थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अपन ने शुरुआत करी। थर्मोडायनामिक्स से यदि हीट मोशन करे, हीट गति करे, तो उसे थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। उसके बाद सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात की टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों सिस्टम में क्या क्या होता है, किसमें मास ट्रांसफर होता है, किसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, और किसके एग्जाम्पल क्या है, ये हमने डिस्कस किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात करी बाउंड्री के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की होती है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक मास पर डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव, जो मास पर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव। किसके क्या एग्जाम्पल है वो अपन ने समझा। प्रॉपर्टी पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आप एक सिक अगर किसी शब्द के आगे लग जाए तो द्रव्यमान से भाग लग के कट जाता है और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे आपेक्षिक शब्द लग गया, स्पेसिफिक शब्द लग गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगा, इंटेंसिव। उसके बाद दोस्तों अपने टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी बाउंड्री होती है, कितने कितने प्रकार की बाउंड्री होती है। उसके बाद दोस्तों अपन ने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। और उसके बाद हमने बात की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट लगता हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। अगले सेशन में, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दोस्त हैं किसी भी ग्रुप के माध्यम से वो जुड़ रहे हैं और वो पॉलिटेक्निक या तो पास आउट हो चुके हैं या पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में है, क्योंकि उन सभी के लिए वैकेंसी है। फाइनल ईयर वाले भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा दो ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। कर भला तो हो भला। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि जब भी कोई क्लास या सेशन अपलोड हो यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जिसको अच्छे से तैयारी करनी है JN की, JN बनना है फ्यूचर में, तो ऐप के अंदर जाके वो कोर्स जरूर खरीद ले। 31 जनवरी 2022 तक उस कोर्स पे 10% डिस्काउंट का ऑफर है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।